आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। चना की फसल में समेकित कीट नियंत्रण के उपाय। पॉली हाउस में करेले की खेती से होगा अच्छा मुनाफा। चना की फसल अभी कहीं बढ़वार तो कहीं फूल और फली बनने की अवस्था पर है और इस समय फसल में कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अगर किसान समय रहते इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण नहीं करते हैं तो फसल पूरी तरह से तबाह हो सकती है। ऐसे में सावधानियां रखते हुए चना की फसल में समेकित कीट नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिजेश किशोर प्रजापति। और जैसा कि आज वर्तमान समय में जो है चने की फसल कृषकों के खेतों में लगी हुई है और चने की फसल में जो है मुख्य रूप से हम आज जो है कीटों का निराकरण किस प्रकार से करना है इसके बारे में हम आज चर्चा करना चाहेंगे। तो चना में मुख्य रूप से पहला जो होता है फली भेदक कीट लगता है, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा जिसका वैज्ञानिक नाम है। और यह मुख्य रूप से जहाँ भाई चने की फसल उगाई जाती है उन सभी क्षेत्रों में है। अगर समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया जाता है तो लगभग 60 से 70% तक जो है उत्पादकता को कम कर सकता है। और इसकी पहचान जो है इल्लियों की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इसकी इल्लियाँ अगर देखेंगे तो ये काले रंग के, भूरे रंग के या हल्के पीले रंग की होती हैं और इस पर एक लेटरल लाइन होती है इसके पीठ पर, या इसकी पहचान होती है। और इसके जो मादा कीट होते हैं, मादा कीट जो होते हैं लगभग 1200 से 1400 अंडे जो होते हैं पत्तियों पर देते हैं। और आप देखेंगे कई बार पत्तियों पे जो होते हैं मोती के रंग के जो होते हैं चमकदार जो अंडे आपको देखने को मिलेंगे। यह जो होती है मादा कीट जो होते हैं अंडे देते हैं और यह अंडों से लगभग 6 से 7 दिनों में जो होते हैं वो छोटी छोटी इल्लियाँ निकलेंगी और सूढ़ियाँ जिसको बोलते हैं। और ये सूढ़ियाँ क्या होती हैं कि जब भी चने के कोमल पत्ते होते हैं उनको खुरच कर खाना होता है, पुष्प को खाना होता है। अगर फली बन चुकी है तो फली के अंदर जो होते हैं ये घुसकर और उसका आप देखेंगे आधा शरीर अंदर होता है, आधा शरीर बाहर होता है, तो उसके दाने को खुरच कर खाते रहते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे दाने बढ़ जाते हैं, छेद बन जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है फली भेदक कीट बोला जाता है। और यह लगभग जो होता है 14 दिनों तक जो होती है इसकी सूढ़ियाँ जो हैं वो दाने को खुरच कर खाते रहती हैं। और इसके बाद इसमें कई कैचुअल की प्रक्रियाएँ होती हैं और उसके बाद जो है 14 दिनों के बाद जो होते हैं कोकून में बंद हो जाता है और मिट्टी के अंदर ये चले जाते हैं। और 10 दिनों के बाद जो होते हैं नए कीट इससे उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से ये जो है अन्य चने के क्षेत्रों में जो है और अन्य खेतों में जो है अपने प्रभाव को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जो है हम चने में जो है इस फली भेदक कीट जो है इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चना में जो पारंपरिक विधियाँ होती हैं वह निश्चित रूप से अगर अपनाते हैं, जैसे कि हम गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कर लें, खेत के आसपास जो मेड़ होती है उस पर खरपतवार होंगे उनको आप सफाई कर लें, अन्य फसल के जो अवशेष होते हैं उसको हम निश्चित रूप से साफ़ सफाई कर लें। और शस्य क्रियाओं में अगर हम बात करें तो शस्य क्रियाओं में जो होता है चने की जो प्रतिरोधक किस्में होती हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो होती है JG 130 किस्म है जो फली भेदक के लिए जो होती है थोड़ा प्रतिरोधक होती है। उसके अलावा जो है चने के साथ अंतर फसली जैसे हमारी धनिया होती है उसकी खेती कर सकते हैं, मतलब 2 लाइन आप चने की लगाइए, 2 लाइन जो है धनिया की आप लगाइए। उसके अलावा कई बार होता है किसान भाइयों हमें खूंटी लगानी होती है टी आकार की। चने की फसल में प्रारंभिक कीट नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग जैसे Y या T आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50
खुटिया गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगी। चना की फसल में वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। कई बार जो है अगर फेरोमोन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो किसान भाइयों आप लोग जो 1 से 1.5 मीटर की लाइन में आप देखिए, अगर आपको 1 से 2 इल्लियाँ दिखाई देती हैं तो आप समझिए कि 14 दिनों बाद जो है इसका प्रभाव बहुत अधिक खेत में देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके का हमें यांत्रिक विधियाँ हैं और अनुमान करने के क्या तरीके होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताया। चने की फसल फूल आने से लेकर फली बनने की अवस्था में है। फली बनने के समय फली छेदक कीट के आक्रमण की अधिक संभावना रहती है। वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर NPB नामक जैविक कीटनाशक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 12 से 15 ml मात्रा प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। तो अब किसान भाई दूसरा मुख्य रूप से जो कीट होता है वह होता है एफिड होता है, माहू भी होता है। कई बार जो है वो फसल में रस शोषक कीट होता है। आप इस कई बार यूरिया का अधिक छिड़काव करने के कारण भी होता है, या बादल बहुत लगे हुए होते हैं, कोहरे की समस्या है, तो इसके जो निम्फ होते हैं, प्रोण होते हैं, उसके रस को चूसते रहते हैं, पौधे को पीला करके सुखा देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो है आप निमास्त्र का जो है 2 लीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या इमिडाक्लोपिड जो होती है उसकी 200 ml मात्रा को जो है 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं प्रति एकड़। तो इसके अलावा जो होता है कई बार इसका अगर प्रकोप ज़्यादा है तो थायोमेथेक्साम की जो 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम शिवराज होंगे शामिल। सीएम हाउस से निकाली जाएगी विजेता खिलाड़ियों की भव्य रैली। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ से फिर पूछा सवाल, कहा कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वोट लेने के लिए किए झूठे वादे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। सीएम शिवराज ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज सीहोर दौरा। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। देश के ज्यादातर किसान करेला की खेती खुले में करते हैं, जिससे उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसान भाई पॉली हाउस में करेला की खेती करते हैं तो कम एरिया से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल करेले की मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो चलिए पॉली हाउस में इसकी खेती कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RB वर्मा से। ये आज पॉली हाउस में हम करेले की संरक्षित खेती कैसे करें इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉली हाउस में यही एक फ़ायदा होता है कि हम जब चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉली हाउस। पहला होता है जिसको हम कहते हैं हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 100% इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ हम बात करना चाहते हैं करेला पे। करेला ही आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो करेला देखिए एक तो रिच सोर्स आपका आयरन है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें भी गायनोसिस लाइन होती है, इसमें 2 वैरायटी अभी मुख्य रूप से हमारे पास गायनोसिस लाइन की है। एक है पूसा रसदार और पूसा विशेष। ये 2 प्रजातियां मेरे पास से अभी है जो गायनोसिस लाइन में है। तो इसको मोर मतलब पार्शियली जो है तो हम इसको यूज़ करते हैं करेले को उसमें पॉली हाउस के अंतर्गत। जनरल वेराइटीज़ को आप जो है करेले की जनरल वेराइटी जो होती है उसको आप अगर पॉली हाउस में यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी आपको समस्या आती है। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए
कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में करेले की खेती करने के लिए पौध तैयार हेतु प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक एक छिद्र में करेले के बीज की बुआई कर सकते हैं। करेले के पौधों को प्रो ट्रे में तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुआई करें। ट्रे में बीज की बुआई करने के 3 से 4 दिन में बीज का अंकुरण हो जाता है। एक बात तो ये जान लीजिए कि सीड सोइंग के लिए लगभग आपको जो है 1400 या 1500 पौधे उस 500 स्क्वायर मीटर के अगर आपका जो है पॉली हाउस है को जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आप प्रोट्रे 28 से 30 प्रोट्रे आप ले लीजिएगा तो उतना पर्याप्त हो जाएगा। 25 से 30 दिन में एकदम आपकी तैयार हो जाती है लगाने के लिए खेत में। उससे ये फायदा होता है कि नर्सरी आपकी मजबूत उसमें तैयार हो जाती है। पौधा तैयार हो गया तो अब आपको जरूरत पड़ती है कि पॉली हाउस में बेड कैसे बनाएंगे। तो बेड जनरली जो आप जो है 90 सेंटीमीटर चौड़ा जो है, और लंबाई आपका चले जाइए जितनी आपकी लंबी अगर है, लेकिन चौड़ाई हमेशा जो है आप 90 सेंटीमीटर रखिए। तो 2 नाली के बीच में कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। पौधे की रोपाई जो 50 सेंटीमीटर की दूरी, दोनों बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 50 सेंटीमीटर पे आप जो रखते हुए उसकी बुआई करते हुए आप चले जाइए लंबवत। खाद पानी की जहाँ तक बात है तो आप जो है 80 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दर होता है। लेकिन बुआई के समय इसी रेशियो में हम जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं और जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय साइड में उसके पौधे दे देते हैं। करेले की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुआई करने से 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों को मिट्टी में मिला दें। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का करेले की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और करेले के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। और उसके बाद पौधे को जहाँ रोपित करना होता है, जो स्पेस बना हुआ हमारा, उस पर ले जाके बॉल को एक बात का ध्यान रखते हैं कि बॉल को सीधे उठाते हैं। उसमें बॉल का मतलब उसमें मिट्टी रहती है, जो आप प्रोट्रे में डाले हैं तो उसमें मिट्टी लगी हुई रहती है, तो मिट्टी सहित उठाना, मिट्टी को फोड़ना नहीं है। जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ पे उसकी प्लांटिंग कर दीजिए और प्लांटिंग करने के बाद उसको हल्का सा दबा दीजिए, बॉल ना फूटने पाए। फिर उसमें हल्की सी आप सिंचाई कर दीजिए जिससे नमी उसको प्रॉपर मिल जाए, और जब नमी प्रॉपर मिल जाएगी तो पौधा अपने आप जो है चलना शुरू हो जाएगा। करेले के पौधे बेल वाले होते हैं, इसीलिए फसल से अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा पैदावार लेने के लिए पौधे को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली, प्लास्टिक वायर और तार को भी काम में ले सकते हैं। करेले की बेल को सुतली में बांधते समय ज्यादा टाइट न बांधे, इससे बेल में कट लग जाने का खतरा रहता है। बेल को ज्यादा ऊपर ना बांधे, नहीं तो फल के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। अब आप उसमें ड्रिप लगा होता है जिसमें ओरफिश होता है, जगह जगह पे छिद्र होते हैं, और उसी में बाद का जो फर्टिलाइजर है आप ये फर्टिलाइजर नहीं देंगे। अब उसमें फर्टिलाइजर आप टैंक में जो घोलेंगे वो NPK सॉल्युबल फर्टिलाइजर आप यूज़ करेंगे, जो 19-19-19 करके आती है। ड्रिप बाय ड्रिप करके हम सप्लाई कर देंगे जिससे पौधे को उतनी फर्टिलाइजर भी मिल जाए। तो किसान भाई अगर इस तरह से अगर करेले की खेती अगर कर रहे हैं तो इससे वो लाभ कमा सकते हैं। ऑफ सीजन में सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाने का मतलब आप ऑफ सीजन में कल्टीवेशन करते हैं तो आपको फायदा है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और CM शिवराज होंगे शामिल।
सीएम हाउस से निकाली जाएगी विजेता खिलाड़ियों की भव्य रैली। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ से फिर पूछा सवाल, कहा कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वोट लेने के लिए किए झूठे वादे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज, सीएम शिवराज ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज सीहोर दौरा, चिंतामणि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, सईद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुमरावट जगदलपुर बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बस्तर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रहेंगे। आगामी दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा से हवाएं चलने तथा इसकी गति 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई दौजिया कल्ले निकलने की अवस्था, जो कि बुआई के लगभग 40 से 50 दिन के बाद आती है, इस अवस्था पर करना चाहिए। दूसरी सिंचाई के समय नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। गेहूं की फसल में पत्ती में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने पर ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। चना की फसल में वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। फेरोमोन ट्रैप में वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर NPB नामक जैविक कीटनाशक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहू, जिसे एफिड भी कहते हैं, कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से 2 से 3 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में निचली पत्तियों पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक और छिड़काव किया जा सकता है। मक्का की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके पश्चात नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी वाली फसलों में माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके लिए सतत निगरानी रखें और प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। सब्जी फसलों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर स्पाइनोसिड 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। केला और पपीता के पौध में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दें और फूल आने की स्थिति में केला पौध में सहारा देवें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 30 ग्राम साधारण नमक खिलाएं। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 3:1 रखें। दुधारू पशुओं में पेट में गैस हो गया हो तो टिम्पोल या
ब्लेटासिल दवा 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी के साथ पिलाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हो तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सोनगढ़ा जिला बिलासपुर की कृषक सीमा देवी ने। ये रागी से शहद उत्पाद बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहती हैं। तो सीमा देवी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। रागी भी एक मोटा अनाज है जिसकी खेती झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काफी होती है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा समुदाय जो है कुपोषक और अल्पपोषण से ग्रसित है, और कुपोषण और अल्पपोषण का कारण केवल गरीबी या पर्याप्त मात्रा में भोजन का न मिलना ही नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण, बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी इसके मुख्य कारणों में से एक है। क्योंकि जो हम अब देखेंगे कि कुछ दशकों में जो हमारे पौष्टिक खाद्य उत्पाद के खेती और इसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आ रही है, और उसमें मरुआ की खेती एक बहुत ही इसका महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था, लेकिन बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण लोग अब मरुआ को भूल रहे हैं। जबकि मरुआ को अभी उसको न्यूट्री सीरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सभी अनाजों में अगर हम देखें तो मरुआ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसमें जो क्रियात्मक रेशे होते हैं और जो इसके जो यूनिक जो स्टार्च का जो संरचना है वो इसको हेल्थवर्धक बनाता है, और ये जो हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इस पोषण और जो हेल्थवर्धक जो गुण है उसके चलते जो इसकी उपयोगिता है, इसका जो डिमांड है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग में उसमें इसमें बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। गृह विज्ञान विभाग ने इस पे मूल्य संवर्धन पे काम किया है, और हमने उसके जो है करीब 50 जो है मूल्य संवर्धित उत्पाद को विकसित किया है, जैसे मरुआ का बिस्किट, केक, पास्ता, सेवई, स्वास्थ्यवर्धक पेय, लड्डू बनाया जा सकता है, सेव बनाया जा सकता है, सेवई बनाया जा सकता है, मोमो बनता है, इडली, ढोकला,
कचौरी बनाई जा सकती है। आप जो भी उत्पाद का नाम बोले उसमें हम लोग मरुआ को कन्वीनियंटली उसमें यूज कर सकते हैं। उनमें मरुआ का उपयोग कर हम किस प्रकार से जो है उसका मूल संवर्धन के वो हमारा एक प्रयास रहा है। इससे मरुआ से बहुत से चीज़ आप बना सकते हैं। तो हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर ले वृषा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में संपर्क कर सकते हैं। मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है। वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में रागी जैसे मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के